नमस्कार साथियों, प्रगति परिवार आप सभी प्रिय साथियों का इस प्यारी सी शाम में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। श्रृंखला हम देख रहे हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास और आज जो हमारी चर्चा का विषय है ये है भारत पर जो तुर्कों का आक्रमण हुआ है। इसके पहले वाले क्लास में हमने भारत पर अरब के आक्रमण को देखा है और आज बारी है तुर्क आक्रमण की। तो क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो मैटर नहीं करता है। ठीक, तो बिल्कुल यहाँ सही आप टैग देख रहे हैं कि कम समय में सबसे बेस्ट डेटा आपको यही मिलने वाला है। यकीन मानिए क्लास लेकर देखिएगा, आपको कम समय में मैक्सिमम जानकारी यहाँ से मिल जाएगी और चीज़ें अच्छे से समझ में भी आ जाएंगी। तो चलिए गाइस क्लास की शुरुआत करेंगे। चलिए हम समझते हैं कि भारत पर तुर्कों का आक्रमण किया था, कैसे हुआ, उसके क्या प्रभाव हुई। चलिए अब पहले हम समझते हैं यहाँ पर कि जो तुर्क हैं, तुर्क आक्रमणकारी जो भारत आए हैं वो किस वंशों से संबंधित थे, पहले उसकी जानकारी हम कलेक्ट करते हैं। तो पहले हम उसको कवर करते हैं यहाँ पर कि जो एक क्षेत्र आपका ईरान है, ईरान का क्षेत्र है, खुरासान है और ट्रांस का क्षेत्र है। तो आप देखेंगे अफगानिस्तान के पश्चिम साइड में तो वहाँ ईरान, खुरासान और ट्रांस ये तीन क्षेत्र हैं और जहाँ पर एक वंश जो पहले से शासन कर रहा है उस वंश का नाम है सामनी वंश। आई होप अच्छे से आप बातें समझ पा रहे होंगे। तो सामनी वंश का शासन कहाँ पर है? ईरान, खुरासान व ट्रांस क्षेत्र में शासन इनका है। ठीक, अब देखिए ध्यान से, जो सामनी वंश है इसके जो संस्थापक हैं, संस्थापक नाम है अबुल मलिक। अबुल मलिक कौन है? तो अबुल मलिक के द्वारा ही सामनी वंश की स्थापना की गई थी। कहाँ पर? ईरान, खुरासान, ट्रांस क्षेत्र में। ठीक, आगे बढ़ेंगे। जो अबुल मलिक हैं, अबुल मलिक का एक दास होता है। क्या होता है? दास। दास मतलब गुलाम होता है। ठीक, तो अबुल मलिक का एक दास होता है और उसका नाम होता है अलप्तगीन। क्या समझा? कहने का मतलब ये है कि जो सामनी वंश से संस्थापक अबुल मलिक हैं और अबुल मलिक का एक दास होता है, उनके पास एक गुलाम होता है जिसका नाम है अलप्तगीन। ठीक, और कुछ समय बाद क्या होता है कि जब अलप्तगीन की मृत्यु हो जाती है, क्या हो जाती है? मृत्यु। जब अलप्तगीन की मृत्यु हो जाती है तो अबुल मलिक की जब मृत्यु हो जाती है तो अबुल मलिक की मृत्यु के बाद वहाँ का शासक कौन बन जाता है? अलप्तगीन। और अलप्तगीन द्वारा एक नए साम्राज्य की नींव डाली जाती है जिसका नाम है गजनी वंश या फिर यामनी वंश। ठीक, तो ये बातें आप समझ गए होंगे। अच्छा, यहाँ एक बात और लिखा हुआ है कि जो अलप्तगीन है ये कहाँ गवर्नर था? तो ये खुरासान का गवर्नर था। कहने का मतलब ये है कि अबुल मलिक का दास था, गुलाम था और साथ ही में खुरासान का गवर्नर भी था। और जब अबुल मलिक की मृत्यु हुई तो उसके बाद शासक कौन बन गया? अलप्तगीन शासक बना और इसके द्वारा जो साम्राज्य स्थापित किया गया उसका नाम था गजनी वंश या फिर यामनी वंश के नाम से जाना गया। और जबकि सामनी वंश यहाँ था, इसके संस्थापक कौन थे? अबुल मलिक। यहाँ तक की बातें आप अच्छे से समझ पा गए होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा और समझते हैं इनके बारे में। देखिए, जब अलप्तगीन की मृत्यु होती है, इसके पहले अबुल मलिक को हमने देखा था। जब अबुल मलिक की मृत्यु हुई उसके बाद शासक कौन बने थे? अलप्तगीन। इस बार क्या हुआ कि अलप्तगीन की भी मृत्यु हो जा रही है और अलप्तगीन की मृत्यु के बाद अगले शासक जो बनते हैं उनका नाम होता है सुबुक्तगीन। तो अगले शासक सुबुक्तगीन बनते हैं और इनके द्वारा क्या किया जाता है कि भारत पर पहला तुर्क आक्रमण किया गया है। और कब किया गया है? तो 986 में किया गया है। और किस क्षेत्र में किया गया था? पंजाब में। समझिया? तो कहने का अर्थ ये है कि जो अलप्तगीन है उनकी मृत्यु के बाद सुबुक्तगीन शासक बनते हैं और ये आक्रमण भारत पर करते हैं 986 में। कहाँ पर? पंजाब में। और जब इन्होंने पंजाब पर आक्रमण किया है तो वहाँ के शासक कौन थे? जयपाल। तो जयपाल के खिलाफ इन्होंने पंजाब पर आक्रमण कर दिया। और आगे बढ़ेंगे आप, जब सुबुक्तगीन की मृत्यु हो गई, क्या हुई? सुबुक्तगीन की मृत्यु। और इनकी मृत्यु के बाद जो अगला शासक आता है उनका नाम होता है महमूद गजनी या फिर महमूद गजनवी। तो यहाँ तक की कहानी आप समझ गए होंगे। सारांश अगर समझेंगे आप तो देखिए ध्यान से, एक क्षेत्र था ईरान था, ट्रांस था, खुरासान था। वहाँ एक वंश था ऑलरेडी जिसका नाम था सामनी वंश। सामनी वंश के संस्थापक कौन थे? अबुल मलिक। और जब अबुल मलिक की मृत्यु होती है तो उनका ही एक दास होता है जिसका नाम था अलप्तगीन। और अलप्तगीन के द्वारा एक नया वंश लाया जाता है
गजनी वंश या फिर यामिनी वंश। और यामिनी वंश में आगे आप देखेंगे कि जब अलब्धगीन की मृत्यु होती है तो अगले जो आते हैं आपके हैं सुबुक्तगीन, और इन्होंने भारत पर पहला आक्रमण किया है 52 में, कब 986 में। इनकी मृत्यु के बाद क्या होता है कि महमूद गजनवी शासक बनते हैं या फिर गजनी शासक बनते हैं, कब 998 में। यह आक्रमण किसके खिलाफ था? राजा जयपाल के खिलाफ था। आई होप यहाँ तक की बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे आप देखेंगे यहाँ पर किसके बारे में? महमूद गजनवी के बारे में। चलिए अब हम यहाँ बात करते हैं महमूद गजनवी के बारे में। चलिए महमूद गजनवी के बारे में कहा जाता है कि महमूद गजनी या फिर गजनवी सेम नाम है। तो महमूद गजनी जो शासक कब बने थे? तो 998 ईस्वी में शासक बने थे। ध्यान रखना ईसा पूर्व नहीं है, ईस्वी है, 998 ईस्वी में शासक बने ये। ठीक, शासक बने और इन्होंने भारत पर कुल 17 बार, कितनी बार? 17 बार भारत पर आक्रमण किया है। अच्छा खासा आक्रमण इन्होंने किया है, टोटल 17 बार। ठीक, महमूद गजनवी की जो उपाधियां हैं, इनकी उपाधियां दी जाती हैं। उपाधियां इन्हें 3 दी गई हैं और तीनों उपाधि अगर आप ध्यान देंगे तो पहली उपाधि इन्हें दी गई है यामीन उद्दौला की। क्या? यामीन उद्दौला की। और अगली है यामीन उल मिल्लत की, और एक उपाधि इनकी है बुत सिकन की। क्या है? बुत सिकन की। ठीक, आप देखिए ध्यान से, अगर यहाँ थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। चलिए यहाँ एरो का सिंबल थोड़ा सा गलत बन गया है। यामीन उद्दौला का अर्थ होता है साम्राज्य का दाहिना हाथ है। यामीन उद्दौला साम्राज्य का दाहिना हाथ, और यामीन उल मिल्लत का अर्थ होता है मुसलमानों का रक्षक, मुसलमानों का रक्षक। और जो बुत सिकन है इसका अर्थ क्या होता है? मूर्तियां तोड़ने वाला, या फिर जिसे मूर्ति भंजक कहते हैं। तो ये बातें आप समझ गए होंगे गजनवी के बारे में। 17 बार इन्होंने भारत पर आक्रमण किए हैं। शासक 998 बने हैं। उपाधियां इनके 3 हैं, यामीन उद्दौला, यामीन उल मिल्लत और बुत सिकन इनकी उपाधियां हैं। यामीन उद्दौला का अर्थ साम्राज्य का दाहिना हाथ है, बुत सिकन मूर्तियां तोड़ने वाला, यामीन उल मिल्लत मुसलमानों का रक्षक इन्हें कहा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए गजनवी के बारे में कुछ और जानकारी इकट्ठा करते हैं। तो जो गजनवी हैं इनके आक्रमण के बारे में। चलिए गजनवी के कुल कितने आक्रमण हुए हैं? तो 17 बार। ये आपने पहले ही पीछे देख लिया है, 17 बार टोटल आक्रमण है। अच्छा, पहला आक्रमण कब हुआ था इनका? 1000 में। याद रखना जरूरी है, हाँ जरूरी है, पहला आक्रमण है, जरूरी है इनका, 1000 में हुआ है। चलिए जो सबसे प्रसिद्ध इनका आक्रमण है, जो सबसे प्रसिद्ध है, जहां से बहुत बड़ी मात्रा में लूट की गई थी, वो आक्रमण इनका है 10-25 में। किस क्रम का है? 16वें नंबर का है। मतलब जो 17 आक्रमण किए हैं उनमें से 16वें नंबर पर किया गया था। कहाँ पर? सबसे प्रसिद्ध 10-25 में। कहाँ पर? सोमनाथ मंदिर पर। जब सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया गया था तब उस समय वहाँ का शासक कौन था, ये क्वेश्चन पूछा गया है और आगामी एग्जामों में भी पूछा जाएगा। तो सोमनाथ मंदिर पर जब उन्होंने आक्रमण किया, वहाँ के शासक कौन थे? उनका नाम है भीम प्रथम है। और सोमनाथ मंदिर है कहाँ? तो ये मिल जाएगी आपको सौराष्ट्र मतलब गुजरात में ये मंदिर आपको मिल जाएगी। यही मंदिर सबसे बड़ी लूट है किसकी? महमूद गजनवी की। और जो महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण है ये कब होता है? 1027 में। और ये आक्रमण किसके विरुद्ध था, किसके खिलाफ था? तो जाटों के खिलाफ था इनका ये आक्रमण। ठीक, और इनकी मृत्यु हो जाती है 1030 में, इनकी मृत्यु हो जाती है। मतलब इनका जो अंतिम आक्रमण है 1027, उसके 3 साल बाद इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। आई होप यहाँ तक की बातें आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा और पढ़ते हैं। देखिए यहाँ हम बात करते हैं अब किसकी, यहाँ पर अच्छा गजनवी की दरबारी की हम बात करते हैं। देखिए कोई भी फैक्ट आपका छूटने नहीं पाएगा। आप किताबें पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे तो छोटा छोटा मैटर करके निकल के आएगा इसी तरह का आपके सामने। मतलब बहुत पढ़ने के बाद आप इतनी जानकारी इकट्ठा कर पाएंगे जो मैं आपको बहुत कम समय में एक अच्छे डिटेल के साथ उपलब्ध करा पा रहा हूँ। चलिए तो पुराणों का अध्ययन करने वाला जो मुसलमान है उनका क्या नाम है? अल बरूनी। हालांकि यहाँ क्या देखने आप जो गजनवी के दरबारी हैं हम उनकी बात करेंगे। तो गजनवी के दरबारी 3 थे। एक तो थे अल बरूनी, ठीक, अल बरूनी थे। इसके अलावा उतबी थे और इसके अलावा कौन थे? फिरदौसी थे। तो गजनवी के दरबारी 3 हैं, अल बरूनी, उतवी, फिरदौसी हैं। ठीक, अच्छा उतवी द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है, उसका नाम है किताब उल यामिनी। पुस्तक का नाम क्या है? किताब उल यामिनी। किताब उल यामिनी उतवी द्वारा लिखी गई है।
चलिए, और आप देख रहे हैं अल-बरूनी के द्वारा, तो इनकी किताब का नाम है किताबुल हिंद। क्या है? किताबुल हिंद। किताबुल हिंद किसकी किताब है? अल-बरूनी की। और फिरदौसी की जो किताब उसका नाम क्या है? शाहनामा। किताब का नाम क्या है? शाहनामा है। ठीक। अच्छा, अल-बरूनी के बारे में एक बात और कही जाती है कि जो पुराण है इनका अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान कौन है? अल-बरूनी ही हैं। आई होप आप सभी बातों को अच्छे से समझ पा रहे होंगे और एक प्यारी सी नोट्स अपने लिए आप जरूर बना रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं। चलिए, अब यहाँ पर हमने तुर्क आक्रमण में गजनवी को कवर कर लिया है। अब बारी आती है मोहम्मद गौरी की। चलिए, मोहम्मद गौरी के बारे में बात करेंगे। मोहम्मद गौरी ने भी भारत पर आक्रमण किए हैं। चलिए अब इनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, जो मोहम्मद गौरी हैं, जो इनका मूल नाम है, इनके बचपन का नाम आप कह सकते हैं, जो इनका मूल नाम था क्या है? शिहाबुद्दीन। तो पहली बात यही हुई कि मोहम्मद गौरी का मूल नाम क्या था? इनका मूल नाम क्या था? शिहाबुद्दीन था। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, इसके पहले हमने आपको बताया है कि जो मोहम्मद बिन कासिम हैं वो खैबर दर्रे से भारत आए थे। ठीक। अब पिछला वाला लेक्चर देखेंगे जहाँ पर मोहम्मद बिन कासिम जो खैबर दर्रे से भारत आया था, और यहाँ पर जो मोहम्मद गौरी हैं ये किस दर्रे का प्रयोग कर रहे हैं? तो ये गोमल दर्रे का प्रयोग कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा पहला सफल आक्रमण अरबवासियों द्वारा किया गया है, और यहाँ पर गोमल दर्रे से मोहम्मद गौरी प्रवेश कर रहे हैं। इनका मूल नाम क्या है? शिहाबुद्दीन इनका मूल नाम है। ठीक। अच्छा, जो भारत पर पहला आक्रमण है कब किया गया है? 1175। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया है? 1175। अच्छा, कहाँ पर किया है आक्रमण? तो आक्रमण का स्थान आपका मुल्तान है। अच्छा, मुल्तान पर आक्रमण किया है। आप किसी भी यार दोस्त से जो आपका पढ़ाई कर रहा होगा, एक बार आप पूछिएगा कि जब मोहम्मद गौरी ने पहला आक्रमण मुल्तान पर किया था तो वहाँ का शासक कौन था? मैं 100% बता रहा हूँ, आपका दोस्त फंस जाएगा। तो यहाँ शासक कौन है? शिया करामती वहाँ के शासक थे। कहाँ के? मुल्तान के। ठीक। आगे बढ़ेंगे। जो गौरी का दूसरा आक्रमण है ये कब हुआ है? तो भारत पर दूसरा आक्रमण किसका? गौरी का है। ये 1178 में हुआ है। अच्छा, 1178 में आक्रमण कहाँ किया गया है? तो ये आक्रमण पाटन पर हुआ है। कहाँ पर है? पाटन। तो पाटन में दूसरा आक्रमण है। अच्छा, यहाँ पर जब आक्रमण किया गया था तो यहाँ के शासक कौन थे? भीमदुत्ते। मतलब ये है कि गौरी के सामने युद्ध किसने लड़ा है? भीमदुत्ते ने लड़ा है। अच्छा, भीमदुत्ते ऐसे कहा जाता है कि भीमदुत्ते की उम्र बहुत कम थी और इसलिए इस युद्ध में उनकी माता भी उनके साथ लड़ रही थी, और उनकी माता का नाम क्या था? नायका देवी। और ऐसा कहा जाता है कि नायका देवी ने अपने तलवार के दम पर मोहम्मद गौरी को भारत से भगा दिया था, और मोहम्मद गौरी काफ़ी दिनों तक भारत की तरफ वापस आने की हिम्मत नहीं कर पाया था, ऐसा कहा जाता है। तो नायका देवी की जब तलवार चली थी तब मोहम्मद गौरी भारत से भाग गया था। ठीक। तो इतनी बातें आप शायद समझ पा गए होंगे अच्छे से। यदि कोई डाउट हो रहा है, समझ नहीं आ रहा, तो आप थोड़ा सा वीडियो पीछे कर लीजिएगा और फिर से आप समझ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बात करते हैं अब यहाँ पर तराइन के पहले युद्ध के बारे में। ठीक। अच्छा, तराइन का युद्ध जो है, तराइन के 3 युद्ध लड़ाए गए हैं, तो सबसे पहले बारी बारी से बात करेंगे। अच्छा, यहाँ मोहम्मद गौरी के ही आक्रमण आप देख रहे हैं, तो मोहम्मद गौरी के द्वारा जो यहाँ युद्ध लड़े गए हैं तराइन के युद्ध के नाम से जाने जाते हैं। अच्छा, तराइन का जो पहला युद्ध है ये कब हुआ है? 1191 में। किसके बीच लड़ा गया है? तो मोहम्मद गौरी और कौन है? राय पिथौरा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर हमने तो पृथ्वीराज चौहान पढ़ा है। जी, आपने बिल्कुल ही सही पढ़ा है, उनका ही नाम है राय पिथौरा। तो राय पिथौरा कह लीजिए, पृथ्वीराज चौहान कह लीजिए, पृथ्वीराज तृतीय कह लीजिए, ये तीनों नाम एक ही हैं। तो युद्ध हुआ है तराइन का पहला युद्ध कब? 1191 हुआ है, और इसमें विजयी कौन होता है? तो राय पिथौरा इसमें विजयी होते हैं। मतलब पृथ्वीराज चौहान विजयी हो जाते हैं, और इन्होंने विजयी होने के बाद मोहम्मद गौरी को बंदी बनाया था, उसके बाद उसे आज़ाद कर दिया था। ठीक। थोड़ा उदारता दिखाई राय पिथौरा ने और इसे आज़ाद कर दिया। उसके बाद फिर से क्या होता है कि तराइन का होता है दूसरा युद्ध। अब कब हो रहा है? तो 1 साल जस्ट बाद है। अच्छा, 1 साल बाद युद्ध हो रहा है। इस युद्ध में कहा जाता है कि मोहम्मद गौरी को दोबारा निमंत्रण दिया गया था। मतलब मोहम्मद गौरी तो यहाँ से एक बार हार गया, दोबारा उसे निमंत्रण दिया गया था। किसके द्वारा? जयचंद के द्वारा। अच्छा, जयचंद के द्वारा क्यों बुलाया जा रहा? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जयचंद और चौहान के बीच
राय या फिर राय पिथौरा के बीच दुश्मनी थी, अनबन थी, अच्छे से पट नहीं रही थी। उसकी वजह भी बताई जाती है कि जो जयचंद हैं इनकी एक पुत्री है संयोगिता, उसका नाम क्या है, संयोगिता है। और इधर कौन है आपके, पृथ्वीराज चौहान। दोनों के बीच, संयोगिता पृथ्वीराज चौहान के बीच प्रेम प्रसंग का मामला होता है। और इसी मामले को देखकर ऐसा कहा जाता है, जब यहाँ पर संयोगिता का विवाह रचाया जा रहा था, वहाँ स्वयंवर लगा हुआ था, तो उसी स्वयंवर से चौहान उसको उठा ले गया था और उससे जबरदस्ती विवाह कर लिया था। यही दुश्मनी इन दोनों के बीच बंधी हुई थी। तो यहाँ पर निमंत्रण दिया गया था जयचंद द्वारा मोहम्मद गौरी को कि आप आइए, अब की बार इस युद्ध में आपका हम सहयोग करेंगे। तो 1192 में युद्ध होता है गौरी और किसके बीच, राय पिथौरा के बीच। और घटना घट भी जाती है, जैसा सोचा था जयचंद ने वो पूरा भी हो गया। और यहाँ पर विजयी कौन हो जाते हैं, मोहम्मद गौरी। लेकिन जयचंद अपनी सेना लेकर युद्ध में नहीं पहुँचता है, जबकि उसका वादा था कि मैं युद्ध में पहुँचूंगा सेना लेकर। अच्छा ठीक है, तो तराइन के 2 युद्ध आपने यहाँ देखे। अच्छा, पहला कौन जीता है, तो पहला राय पिथौरा या फिर पृथ्वीराज चौहान जीते हैं, या फिर पृथ्वीराज तृतीय जीते हैं। और यहाँ पर कौन जीत रहा है, यहाँ पर गौरी जीत रहे हैं। अच्छा, तराइन का तीसरा युद्ध भी हमने यहाँ लिख दिया है, हालांकि यहाँ पर गौरी द्वारा नहीं लड़ा गया है, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए जो तराइन का तीसरा युद्ध है कब लड़ा गया है, 1215 में। अच्छा, किसके बीच लड़ा गया है, तो इल्तुतमिश एक तरफ से होते हैं और यल्दौज और कुबाचा एक तरफ से होते हैं। इल्तुतमिश कौन होता है, तो इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम होता है। ठीक, हालांकि इसको हम आगे पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत में, तो यहाँ तक की बातें आप अच्छे से समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी आगे वाली कहानी देखते हैं। चलिए, अब आगे वाली कहानी ये है कि जो जयचंद हैं जिन्होंने गौरी को निमंत्रण दिया था, ठीक, गौरी को निमंत्रण दिया था, उनके साथ भी मुकाबला होने वाला है। ये गौरी हैं, ये मुस्लिम तुर्क आक्रमणकारी हैं, ये किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। तो चंदावर का युद्ध होता है कब, 1194 में। ठीक, अच्छा, चंदावर का जो युद्ध मैदान है ये कहाँ पर मिल जाएगा, तो वर्तमान में इटावा में मिल जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपीपीसीएस का, ठीक, कि चंदावर का जो मैदान है ये कहाँ है, तो इटावा में हो जाएगा। ठीक है, युद्ध किसके बीच लड़ा गया था, तो मोहम्मद गौरी और किसके बीच, जयचंद के बीच लड़ा गया था। चलिए, एक इंपॉर्टेंट डेट आपके लिए यहाँ लिखा गया है कि जो जयचंद हैं ये किस वंश के शासक हैं, तो इनका वंश है गहाड़वाल वंश के शासक है आपके, कौन, जयचंद यहाँ पर शासक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं कुछ और बातें। चलिए अब यहाँ समझते हैं हम मोहम्मद गौरी के बारे में थोड़ी सी और जानकारी। चलिए, मोहम्मद गौरी को आप जानते हैं कि गौरी ने लगभग 3 युद्ध लड़े भारत में, जो बड़े युद्ध के रूप में देखेंगे। पहला तराइन का पहला युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध, और अगला नेक्स्ट आपने देखा है चंदावर का युद्ध 1191, 92 और 1194। 3 युद्ध लड़े गए हैं और 3 में 2 में विजय पाई है मोहम्मद गौरी ने। ठीक, अब देखिए थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए कि जो मोहम्मद गौरी है, मोहम्मद गौरी का जो अंतिम अभियान है, मोहम्मद गौरी का अंतिम अभियान था ये कब हुआ है, 1206 में। और 1206 में किसके विरुद्ध हुआ है, खोखर जनजात के विरुद्ध हुआ है। और ऐसा कहा जाता है कि इसी अंतिम अभियान के दौरान खोखर जनजात के द्वारा रात को सोते समय इन पर हमला किया गया और इनकी हत्या कर दी गई थी। तो इनकी हत्या कब हुई है, 1206 में इनकी हत्या हो गई है। तो इनकी मृत्यु कब हो जाती है, 1206 में। किसकी, तो यहाँ पर मोहम्मद गौरी की। ठीक, अच्छा थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा, जो मोहम्मद गौरी होते हैं, मोहम्मद गौरी के गुलाम होते हैं, क्योंकि आगे आपको दिल्ली सल्तनत पढ़ना है और जहाँ पर गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक, सैयद, लोदी वंश के बारे में पढ़ना है। तो गुलाम वंश यहीं से जन्म ले रहा है। तो इनके जो गुलाम होते हैं, गौरी के गुलाम, गौरी के हालांकि एक नहीं, गौरी के 3 गुलाम थे, जिनमें एक नाम ऐबक आता है, जिन्हें कुतुबुद्दीन ऐबक कहते हैं, यल्दौज, और एक है कुबाचा। यल्दौज कुबाचा को आपने पीछे देखा, थोड़ी सी स्लाइड पहले आपने देखा था, तराइन के तीसरे युद्ध में यल्दौज कुबाचा एक तरफ से होते हैं और उधर से कौन होता है, तो इल्तुतमिश होते हैं। ठीक, अच्छा ऐबक को कौन सा क्षेत्र मिला था, दिल्ली और लाहौर। मतलब यह है कि जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई तो मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य का बंटवारा किया जा रहा है। तो ऐबक को मिलता है दिल्ली लाहौर, यल्दौज को गजनी क्षेत्र मिलता है, जबकि कुबाचा को मुल्तान और काबुल कंधार कुबाचा को प्राप्त होता है। ठीक, आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा सा और देख रहे हैं कि मोहम्मद गौरी द्वारा एक सिक्का चलाया गया था और सिक्का पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी। ये बात आप जरूर याद रखिएगा कि मोहम्मद गौरी एक मुस्लिम शासक है, लेकिन फिर भी इसके द्वारा एक सिक्का चलाया गया था जिस पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी। ठीक,
थोड़ा सा और देखते हैं। जो गौरी हैं, गौरी का एक सेनापति होता है जो आगे बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध होगा। तो गौरी के एक सेनापति होता है जिसका नाम होता है बख्तियार खिलजी। ये शुरुआत में मोहम्मद गौरी का सेनापति होता है, लेकिन जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है तो गौरी के गुलाम ऐबक का सेनापति बन जाता है। कौन? आपका बख्तियार खिलजी। और यही जो है दक्षिण भारत की ओर जाता है, दक्षिण भारत विजय के अभियान की ओर जाता है। कौन? बख्तियार खिलजी। और नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त करवा दिया था? बख्तियार खिलजी ने। आगे आप जरूर पढ़ेंगे। तो इसी के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करवाया गया था, बख्तियार खिलजी के द्वारा ही। आई होप यहाँ तक की सारी बातें आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे वाली बात हम समझते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हमने तुर्क आक्रमण को बहुत अच्छे से कम समय में मैक्सिमम व उपयोगी डाटा के साथ हमने कवर कर लिया है। वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक ज़रूर करिएगा। यदि कोई सुझाव है तो एक प्यारा सा कमेंट मेरे लिए आप ज़रूर छोड़ के जाइएगा। मिलेंगे आप सभी से फिर, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, शुभ रात्रि।